Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel The Legal Expert on YouTube. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट इन प्लीडिंग कि जब आप प्लीडिंग में जाते हैं यानी कि या तो आप कोई प्लेंट फाइल करते हैं या उस प्लेंट का आप जवाब रिटन स्टेटमेंट में देते हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है या तो प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, तो क्या आप उसको दुरुस्त करवा सकते हैं कोर्ट में या कि नहीं। इंसान चूँकि ख़ता का पुतला नहीं है, पतीला कहना मुनासिब होगा। तो जब एक इंसान से बनी हुई चीज़ है, ये प्लेंट भी, ये रिटन स्टेटमेंट भी, तो इसमें गलती का इम्कान हो सकता है। तो कोर्ट आपको ये परमिट करती है कि आप अपनी गलती को सुधार सकें, आप उसको अमेंड कर सकें। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ प्लीडिंग, कि प्लीडिंग है क्या चीज़। प्लीडिंग कहते हैं दो चीज़ों पे ये मुश्तमिल है। एक प्लेंट जो कि कोई भी साइल जो होता है, जब उसे किसी कोई मसला दरपेश होता है तो वो कोर्ट में जाके सबसे पहले एक प्लेंट फाइल करता है कि जी मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मेरा डिफेंडेंट है, इसके अगेंस्ट मेरा ये प्रॉब्लम है, तो काइंडली मुझे रिलीफ दिया जाए। तो वो जो एक फॉर्मल पेपर बनता है उसको कहते हैं प्लेंट, और उसके जवाब में जो डिफेंडेंट आके देता है उसको कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। अब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों मिलके बनती हैं प्लीडिंग्स। जो प्लेंट होती है, प्लेंट में सबसे पहले आती है कोर्ट का नाम जिसे आप हेडिंग कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ सूट आता है। नंबर ऑफ़ सूट की जगह खाली होती है, नंबर ऑफ़ सूट जो है वो ऑफिशियल ऑफ द कोर्ट जो है वो उसको फिल करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ़ द पार्टीज़ आता है जो कि जिसको टाइटल भी कहते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द सूट आती है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर या सूट फॉर टेम्परेरी इंजेक्शन, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आती है। उसके बाद आती है प्लेंट की बॉडी ऑफ द प्लेंट। जो बॉडी ऑफ द प्लेंट है ना, वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, फॉर्मल और दूसरी होती है सब्सटेंशियल। जो फॉर्मल होती है जिसको आप फॉर्मेलिटीज़ भी कह सकते हैं, फॉर्मेलिटीज़ में आपने शो करना होता है कि इज़ देयर एनी कॉज ऑफ एक्शन, कि आया कोई कॉज ऑफ एक्शन है या कि नहीं है। उसके बाद आपको फैक्ट्स शो करने होते हैं कि ये फैक्ट्स हैं जिनके लिए इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है जिस पे मैं ये केस दायर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने स्टेटमेंट देनी होती है वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर की, कि ताकि ज्यूरिसडिक्शन का अंदाज़ा लगाया जा सके और कोर्ट फीस का अंदाज़ा लगाया जा सके। और अगर आप किसी माइनर या अनसाउंड माइंड वाले बंदे की तरफ से पेश हो रहे हैं, उसकी तरफ से केस कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट। और अगर आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश हो रहे हैं तो देन यू आल्सो हैव टू गिव अ स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें जो है ये है फॉर्मेलिटीज़ में, इसको फॉर्मल पोर्शन ऑफ द प्लेंट कहते हैं। उसके बाद सब्सटेंशियल पोर्शन आता है। सब्सटेंशियल पोर्शन में आप अपने केस के फैक्ट्स लिखेंगे, अपना रिलीफ लिखेंगे कि आपको क्या रिलीफ चाहिए, एंड देन एट द एंड वेरिफिकेशन आएगी। आप उसको वेरीफाई करेंगे कि जो मैंने प्लेंट में लिखा है दैट इज़ करेक्ट टू माई नॉलेज। उसके बाद आ जाती है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट जो होती है वो प्लेंट का आंसर होती है। उसी में ये वाली चीज़ें सेम होती हैं, हेडिंग हो गई, नंबर ऑफ़ सूट हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन। जो फॉर्मल चीज़ें हैं उनके आगे लिखा होता है लीगल, अगर इतराज़ है तो उनको इतराज़ किया जाता है। उसके बाद जो सब्सटेंशियल पोर्शन है उसके आगे अपने अपने वो इतराज़ात लिखते हैं कि ये मेरा मसला था, तो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो जो प्लेंट का आंसर होगा वो होगा रिटन स्टेटमेंट में। हमारा जो टॉपिक है वो है अमेंडमेंट इन प्लीडिंग, कि इन दोनों में अगर आपने अमेंडमेंट करवानी है अपनी चीज़ों में तो आप कि आया वो हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये प्लीडिंग मैंने इसलिए आपको पढ़ा दी कि प्लीडिंग भी एक टॉपिक है। तो आपके दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, प्लीडिंग भी और अमेंडमेंट इन प्लीडिंग भी। अब हम चलते हैं अमेंडमेंट इन प्लीडिंग की तरफ। अगर आप प्लीडिंग की अमेंडमेंट में जाएं तो दो तरीके हैं प्लीडिंग
की अमेंडमेंट के। सबसे पहला जो तरीका है वो ऑन एप्लीकेशन है। ऑन एप्लीकेशन को डील करता है ऑर्डर 6 रूल 17। उसके बाद इट कैन बी डन सो मोटो। सो मोटो में आपका आ जाता है ऑर्डर 6 रूल 16। हम पहले पढ़ते हैं ऑन एप्लीकेशन को, जो कि है ऑर्डर अंडर ऑर्डर 6 रूल 17। इसमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि इट इज़ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। अब एप्लीकेशन कौन देगा? सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है हु मे अप्लाई। ऑर्डर 6 के मुताबिक अगर तो प्लेंट में अमेंडमेंट करनी है तो प्लेंटिफ करेगा अप्लाई, और अगर रिटन स्टेटमेंट में जो अमेंडमेंट चाहता है तो उसके लिए कौन करेगा? डिफेंडेंट। तो इन दोनों के अलावा कोई बंदा अप्लाई नहीं कर सकता फॉर द अमेंडमेंट इन प्लीडिंग। उसके बाद आ जाती है कंडीशंस। फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? इसमें वो 2 कंडीशंस बताता है कि इन दोनों में से कोई एक मस्ट बी फुलफिल्ड। मस्ट बी फुलफिल्ड कि इन दोनों में से कोई एक ज़रूर कंडीशन होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी अमेंडमेंट नहीं होगी। पहली कंडीशन वो बताता है कि दूसरी साइड को इनजस्टिस तो नहीं हो रहा आपकी प्लीडिंग से, आपकी प्लेंट से या आपकी रिटन स्टेटमेंट से। ऐसा तासुर तो नहीं जा रहा कि जो दूसरी पार्टी है, जो डिफेंडेंट है या जो प्लेंटिव है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है? आप प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट को अमेंड करवा सकते हैं। दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज़ दिस कि सेकंड कंडीशन ये है कि जो आप अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं वो नेसेसरी है उस चीज़ के लिए कि आप जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है उस तक पहुंच सकें। यानी कि आपने जो कंट्रोवर्सी के दौरान जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए वो अमेंडमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो ये जो 2 कंडीशंस हैं, इन 2 कंडीशंस में से किसी एक का फुलफिल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें जनरल रूल को, तीसरी चीज़ आ गई जनरल रूल कि एज अ जनरल रूल इनको पढ़ने के बाद ये उभरा कि उस सूरत में अमेंडमेंट हो सकती है जब दूसरी पार्टी को कोई इंजरी ना पहुंच रही हो। फॉर एग्जांपल केस एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे डिफेंडेंट अपने गवाहान को भी लेके आ चुका है, उनको भी भुगता चुका है और बहुत सारे उसने जो है कास्ट जो है वो अक्र कर ली है। तो ऐसी स्टेज पे आके आप डिमांड कर रहे हैं जी अमेंडमेंट करने की, तो ऐसी सूरत में उसको इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर जनरल रूल क्या हो गया कि किसी भी सूरत में अपोजिट पार्टी को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप उस इंजरी को कंपनसेट कर देते हैं, जो भी अपोजिट पार्टी की कंपनसेशन बनती है आप उनको पे कर देते हैं, देन और आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेते हैं इन दोनों कंडीशंस पे, फिर आपकी जो प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट है वो अमेंड हो सकती है। आगे चलते हैं। जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी फिर कोर्ट क्या करेगी?
व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाएगी देन कोर्ट विल लीव टू अमेंड, आपको लीव कर देगी, आपको लीव दे देगी कि आप इसको अमेंड कर लें, यानी आपको इजाज़त दे देगी कि यू कैन अमेंड। अब ये कोर्ट कौन सी होगी? दिस इज़ वेरी सिंपल, जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है, जिस कोर्ट में आपने प्लेंट दायर की है, जिस कोर्ट में आपने रिटन स्टेटमेंट दी है, वही कोर्ट इसको अमेंडमेंट को भी डील करेगी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये एट एनी स्टेज हो सकती है, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट यू कैन अमेंड द प्लीडिंग्स बट कीपिंग इन द माइंड सच टर्म्स एंड कंडीशंस कि जिससे अपोजिट पार्टी को कोई भी नुकसान ना हो। अगर आपको दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं कर रहे तो किसी भी स्टेज पर आप अमेंडमेंट करवा सकते हैं, और अगर आप जो नुकसान हो रहा है अपोजिट पार्टी को उसकी कंपनसेशन कर देते हैं तो भी ये अमेंडमेंट हो सकती है। उसके बाद जो एक्सटेंट ऑफ अमेंडमेंट है वो कितनी होगी, यानी कि किस हद तक अमेंडमेंट हो सकती है। तो अमेंडमेंट उसी हद तक हो सकती है जिस हद तक कोर्ट आपको अलो करती है। अब हम पढ़ते हैं पावर्स ऑफ द कोर्ट क्या होंगी रिगार्डिंग अमेंडमेंट। अगर आप पहला पोर्शन पढ़ें आर्डर 6 रूल 17 का, उसमें कोर्ट को पावर्स दी गई हैं डिस्क्रिशनरी, यानी कि कोर्ट में। और अगर एंड वाला पोर्शन पढ़े तो उसमें कुछ मैंडेटरी पावर्स भी दी गई हैं। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होंगी कि कोर्ट चाहे तो कर दे अमेंड, चाहे तो ना करे अमेंड। फॉर एग्जांपल, एक केस कोर्ट के पास एक प्लेंट आया जिस पे काज ऑफ एक्शन नहीं है। अब कोर्ट के ये इख्तियार हासिल है कि उसको वो रिजेक्ट कर दे, वो वापस कर दे, और उसको ये इख्तियार भी हासिल है कि वो उसको कहे पार्टी को कि ये अमेंड करके काज ऑफ एक्शन लिख के ले आओ। तो ये दोनों कोर्ट की क्या हो गई, ये उसकी हो गई डिस्क्रिशनरी पावर्स, वो चाहे तो अमेंड करवा ले, चाहे तो रिजेक्ट करवा ले। और दूसरी होगी मैंडेटरी पावर। मैंडेटरी पावर तब होगी कि जब कोर्ट समझती है कि देयर इज़, जो जैसे मैंने एक सेकंड कंडीशन बताई कि ये जो अमेंडमेंट प्रपोज कर रही है प्लेंटिफ या जो आपका डिफेंडेंट है, वो जो अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हैं कि इसमें प्लेंट में या उसमें रिटन स्टेटमेंट में होनी चाहिए, उसके बिना आप एक इस केस के डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते, आप इस केस के क्वेश्चंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, मैंडेटरी पावर आपके पास है कि आपने वो अमेंड करनी ही करनी है। जब ऐसी सूरत हाल पेश आएगी देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो जो एप्लीकेशन लेके आया हुआ है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, उस एप्लीकेशन को वो अप्रूव करे और ग्रांट करे लीव कि भी आप इसको अमेंड करें। इट विल बी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन द केस ऑफ मैंडेटरी पावर्स ऑफ अमेंडमेंट। दो पावर्स हमने पढ़ी, डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी। अच्छा, आगे चलते हैं। जो अमेंडमेंट है वो कब रिफ्यूज होगी, वो तब रिफ्यूज होगी जो आपकी अमेंडमेंट है कि आप कोई ऐसी अमेंडमेंट लेके आ गए हैं जो कि अननेसेसरी है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसका केस से कोई दूर 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 तक कोई वास्ता नहीं है। तो अगर अननेसेसरी अमेंडमेंट आप लेके आ गए हैं तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्यूज़ हो जाएगी। आप चाहते हैं कि होल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द केस हो जाए, कि जो आप
अमेंडमेंट लेके आए हैं वो केस को उल्ट कर देगी, यानी कि पूरे के पूरे केस को बदल देगी, तो ऐसी अमेंडमेंट भी रिफ्यूज़ होगी। अगर वो अमेंडमेंट ऐसी है कि वो अपोजिट पार्टी का कोई राइट जो है उसको डिप्राइव कर रही है, तो ऐसी सूरत में भी आपकी अमेंडमेंट क्या हो जाएगी, रिफ्यूज़ हो जाएगी। और अगर वो जो अमेंडमेंट है उसके पीछे जो आपकी इंटेंशन है दैट इज़ मैलाफाइड, कि वो मतलब एक अच्छे तरीके से नहीं आप लेके आ रहे, आप एक बुरी जहनीत के साथ अगले को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से लेके आ रहे हैं, मैलाफाइडली आप वो आपकी इंटेंशन ये है कि आप इसको तंग करें और एक अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी वो रिफ्यूज़ होगी। अगर आपकी जो अमेंडमेंट है वो ऐसी है कि अगर उसको अप्रूव कर लिया जाए तो देन इट विल बी इंट्रोडक्शन टू अ न्यू सूट, तो एक नया सूट बन जाएगा, तो ऐसी सूरत में भी आपकी जो अमेंडमेंट है वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो गई, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जी आप ये अमेंड करके ले आएँ, तो उसके बाद एक तो अगर तो कोर्ट टाइम दे देती है कि जी आप 7 दिन के बाद ले आएँ या आप 5 दिन के बाद ले आएँ, तो अगर आप उस स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं लेके आते अमेंडमेंट करके, देन आपकी वो लीव ख़त्म हो जाएगी जो कोर्ट ने दी हुई है। अगर कोर्ट कोई टाइम नहीं देती तो विद इन 14 डेज़ आपको अमेंड करके वो पेश करना होता है, और अगर 14 डेज़ गुजर जाते हैं तब आप उसके बाद उसको अमेंड नहीं कर सकते। ये तो हमने पढ़ा ऑर्डर 6 रूल 17। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर 6 रूल 16 जो कि सो मोटो बारे है, कि कब कोर्ट जो है वो सो मोटो एक्शन लेगी प्लीडिंग को अमेंड करने का। तो सो मोटो वो तब लेगी जब अगर कोर्ट देखती है कि कोई अननेसेसरी जो है वो एक फैक्ट, अननेसेसरी लिटिगेशन इस प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में एंटर कर दी गई है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी भाई इसको अमेंड कर दें। अगर कोर्ट्स देखती है कि आपकी ये जो प्लेट है या रिटन स्टेटमेंट है ये कुछ स्कैंडलस मटेरियल पे जो है ना वो करती है, उस पर स्कैंडलस मटेरियल है इसमें कोई, तो ऐसी सूरत में भी वो क्या करेगी, इसको अमेंड करने का कहेगी। अगर कोर्ट समझती है कि ये जो आपकी प्लेंट या आपकी रिटन स्टेटमेंट यानी कि प्लीडिंग वो एम्बैरस करेगी, प्रीजुडाइज करेगी या डिले करेगी ट्रायल को, तो भी वो क्या करेगी, उसको कहेगी कि इसको अमेंड करके ले आएं। बट इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको अगर कोर्ट फिट समझती है कि जी अगर ये वाली इसमें रही या इसको ऐसे कर दिया जाए तो और बेहतर हो जाए, तो अगर कोर्ट टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस कोई भी अमेंडमेंट सो मोटो आपको कह सकती है कि इसमें ये अमेंडमेंट करके ले आएं। तो दिस वाज ऑल अबाउट अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स जो आज हमने पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।